इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता देते हैं। इस बीच सबसे पहले शिमला से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर सीएम जयराम की जिला उपायुक्तों के साथ बैठक। जी हां, बता दें आपको, जिला उपायुक्तों के साथ बैठक, मुख्यमंत्री की टीकाकरण को लेकर ये अहम बैठक। इस बीच ये इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से मीटिंग जो है वो हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से, जहां पर 30 नवंबर तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश जो हैं वो यहां पर दे दिए गए हैं। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, जनों पर विशेष ध्यान करे केंद्रित, सीएम की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो 72% जनसंख्या का दूसरा डोज पूरा। तो होम आइसोलेशन में उचित देखभाल के निर्देश जो हैं वो यहां पर दिए गए हैं इस बैठक में। तो फिलहाल सीएम जयराम की जिला उपायुक्तों के साथ बैठक हुई है। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, इस बैठक में और क्या कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं जिला उपायुक्तों को? निश्चित रूप से देखिए, कल मुख्यमंत्री का एक व्यस्ततम शेड्यूल था और उसके बाद देर शाम जो है ये बैठक यहाँ पर हुई है। और इस बैठक में सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब से उपचुनाव हुए हैं, उपचुनावों के बाद ये दूसरी बार जो है ये बैठक हो रही है। इस बैठक के जरिए सीधे तौर पर ये निर्णय जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं कि अब जो टारगेट रखा गया था कि दूसरी डोज कोरोना वैक्सीन के लिए, कि अब हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य बनकर उभरे, क्योंकि पहली डोज में भी हिमाचल प्रदेश पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। ऐसे में अब वो स्थान जो है वो बना रहे, और ऐसे में 30 नवंबर तक का टारगेट जो है वो पहले ही रखा गया था और सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि उससे पहले पहले जो है 1 या 2 बार बैठकें होनी है। इसी कड़ी में बैठक की गई और बैठक में सीधे तौर पर ये कहा गया कि अब पंचायती राज संस्थाएं या फिर जो वो लोग जो ग्रामीण कमोबेश से हैं, ऐसे लोगों को जो है वो जोड़ा जाए, ग्राम सभाओं को जोड़ा जाए, ग्राम सभाओं को बुलाया जाए और उसके अंदर जो है ये जो 100% जो दूसरी डोज टारगेट जो है वो अचीव करना है, लक्ष्य जो है वो उसको पूरा करना है। ऐसे में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब ग्रामीण संस्थाओं का जो है वो भागीदारी सुनिश्चित की जाए और सभी जिला उपायुक्तों को ये कहा गया है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके साथ बात करके, उनके साथ मीटिंग्स करके और ये बैठक करने के बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम सभाएं बुलाई जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कोरम पूरा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ग्राम सभाएं बुलाई जाएंगी और ग्राम सभाएं बुलाने के बाद वहीं पर ही ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा या फिर जो कोविड सिचुएशन के दौरान जो होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो बुजुर्गवार हैं, बुजुर्गवार, क्योंकि देखिए ये देखा गया है कि इस बीमारी के दौरान सबसे ज्यादा बुजुर्ग जो है वो इसकी चपेट में आए, उनकी मौतें हुई हैं। ऐसे में विशेष ध्यान जो है वो बुजुर्गवार का के ऊपर जो है वो यहाँ पर दिया जाना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। बिल्कुल विकास, हालांकि वैक्सीनेशन की स्पीड को लेकर भी क्या जरूरी दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं? रूप से देखिए, क्योंकि 76% अभी तक जो है वो वैक्सीनेशन यहाँ पर पूरी तरह से हो चुका है, इस तरह का दावा जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। और इसी के तहत अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, ये दोनों आपस में समन्वय बिठाकर जो है इस तरह से काम करना होगा, यही इसको कहा गया है। और साथ में अपील ये भी की जा रही है कि ऐसे जो लोग जो कि जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है और दूसरी डोज अभी तक लगवाने जो है वो स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं गए हैं, तो ऐसे में उनकी सूची बनाई जाए, उनको चिन्हित किया जाए और उनको इस बारे में बताया जाए कि दूसरी डोज का क्या महत्व है, आखिरकार किस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं वो यहाँ पर फैल रहे हैं। अगर इसको कंट्रोल करना है तो ऐसे में जो वैक्सीनेशन है ये बहुत बड़ा रोल जो है अपना निभा सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है विस्तार से चर्चा की गई, शाम तक ये बैठक चलती रही और इस बैठक के बाद अब निकलकर यही आया है कि ग्रामीण संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो ग्रामीण कमोवेश के ऐसे लोग हैं उनको जो है वो यहाँ पर सेकेंड डोज भी लगाई जाए। चलिए, ग्राउंड लेवल स्तर पर यहाँ पर काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और जिला उपायुक्तों के साथ ये बैठक जो है, बैठकों का दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। विकास, बने रहिए आप हमारे साथ और जरूरी दिशा निर्देश जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर। तो बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है वो आपको बता देते हैं। शिमला से नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। जी हाँ, कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और बड़ी जानकारी, बीते 24 घंटों में 125 नए मामले सामने आए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शिमला से। 3 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। विकास संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, क्योंकि अभी स्थिति यहाँ पर यह है कि पहाड़ों पर कोरोना की कंट्रोल करने की स्थिति ये बहुत जरूरी है कि कंट्रोल हो सके, क्योंकि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो बहुत हद तक, बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित कर देगा ये पहाड़ों को।
निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात यही है कि पिछले कुछ अरसे से ये देखा जा रहा है कि कोरोना मामलों में लगातार उछाल देखा जा रहा था, लेकिन ये राहत की बात है कि 10 मरीजों की मौत के बाद अब ये आंकड़ा जो है वो रुक गया है, थमसा गया है। ऐसे में आज भी अगर देखा जाए तो 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन चिंता इस बात से खत्म नहीं हुई है। यानी कि इस बात को स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है कि अभी चुनौती बहुत बड़ी है और ऐसे में आने वाले दिनों में और एहतियात बरतने की जरूरत है। इसी कड़ी में बीते कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो बैठक की है जिला उपायुक्तों के साथ, उसमें भी इसी तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक तरफ जहां वैक्सीनेशन को मजबूती से आगे बढ़ने की उसके साथ जरूरत है, इसके साथ साथ कोरोना मामलों को अब किस तरह से कम किया जाए इसके ऊपर भी चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि मामले कम ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में स्कूलों को खोल दिया गया है और अब जब स्कूल खुल गए हैं, छोटी कक्षाएं जो है उनको भी खोला जाना है। 15 तारीख के बाद से जो छोटे बच्चे हैं वो भी अब स्कूलों में जाएंगे। तो ऐसे में चुनौती बड़ी है। लगातार जो छात्र हैं वो संक्रमित इसमें पाए जा रहे हैं, अभिभावकों की चिंताएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं और कुल मिला के स्वास्थ्य विभाग जो है अब इस दिशा में सोच रहा है कि अब किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इसके तहत जो है वो रणनीति बनाई जा रही है और जिला उपायुक्तों को सीधे तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि आप लोग नजर बनाए रखें और पल पल की रिपोर्ट जो है वो सीधे मुझे दें। तो ऐसे में अब कोरोना को मात देने के लिए किस तरह से आगे बढ़कर जो है वो राज्य को काम करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना संक्रमण के मामलों में भी प्रदेश नंबर 1 की तरफ जो है वो बढ़े। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयारी जो है वो की जा रही है। इस तरह का दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन चुनौती बड़ी है। आने वाले दिनों में कहीं ये संक्रमण बढ़ ना जाए, इस चीज का विशेष ध्यान जो है वो यहाँ पर रखना होगा। बिल्कुल। अच्छा विकास, क्योंकि अभी स्थिति सिर्फ कोरोना से जंग लड़ने की नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, पर्यटन राज्य भी कहा जाता है और साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे राज्यों से यहाँ पर काफी जो लोग हैं घूमने आते हैं। अब क्योंकि देश में न सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि डेंगू के साथ साथ जीका वायरस जो है उसकी भी पनपने की जानकारियां जो है वो अन्य राज्यों से मिल रही है। जाहिर तौर पर भविष्य के लिए संकेत यहां पर यह है कि सिर्फ कोरोना से ही नहीं लड़ना, भविष्य की अन्य चुनौतियों को फेस करने के लिए हिमाचल प्रदेश या सरकार कितनी तैयार है, इसको लेकर भी यहां पर रणनीति बनाई जाए। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि लंबे अरसे से हम ये देख रहे थे कि जो अर्थव्यवस्था है हिमाचल प्रदेश की, देखिए मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पर्यटन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का एक माध्यम रहता है और ऐसे में 6,000 करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन व्यवसाय पर टिकी है और ऐसे में पर्यटन व्यवसाय को सबसे पहले पटरी पर लाना बड़ी चुनौती थी। राज्य सरकार ने बहुत कोशिश की और इसी कड़ी में ये माना गया, हालांकि अगर केंद्र सरकार की माने तो वहां से भी पीठ थपथपाई गई राज्य सरकार की कि आप लोगों ने बहुत जल्दी इन चीजों को कंट्रोल किया, चाहे वो बॉर्डर एरियाज को कंट्रोल करने की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की अगर बात करें, क्योंकि वैक्सीनेशन एक बहुत बढ़िया जरिया था जहां अगर यहाँ पर 100% अगर वैक्सीनेशन अगर होता है तो ऐसे में जो संक्रमण के मामले हैं कोरोना के वो भी कम होते नजर आए। और ऐसे में आने वाले दिनों में पर्यटन व्यवसाय अच्छा चमके, इसको लेकर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की को भी बड़ी उम्मीद है। पर्यटन विभाग जो है वो भी अपने स्तर पर पूरी तैयारी किए बैठा है। इसके साथ साथ राज्य सरकार जो है वो भी लोगों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरह के माध्यम से जो है वो पैकेजेस बनाने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और कहीं उनके माध्यम से भी, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल सही है कि नए नए तरह के जो चुनौतियां जो है वो सामने आ रही है नए वायरस के रूप में और ऐसे में अगर संक्रमण किसी और तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश में दाखिल होता है तो कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो बढ़ जाती है और अगर चुनौती बढ़ती है तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसका विरोध जो है वो लगातार करते हैं। ऐसे में कहीं ये चुनौती और ना बढ़ जाए और राज्य सरकार भी जो है वो दावा कर रही है कि पूरी तरह से तैयार है हम हर वायरस से लड़ने के लिए और ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं या फिर पर्यटक जो बाहर से आ रहे हैं, पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो है वो अपील यहाँ पर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कोरोना के मामलों में जो उतार चढ़ाव है वो देखा जा रहा है। 3 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है, हालांकि पहले के मुकाबले कम जो है डेथ रेट हुए हैं। एक और बड़ी खबर के ऊपर करेंगे। बता दें आपको, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है कुल्लू से, जहां पर भालुओं ने 2 व्यक्तियों पर हमला कर दिया है। जी हां, 2 व्यक्तियों पर हमला किया है कुल्लू से। बड़ी खबर, दोनों व्यक्ति बुरी तरह लहूलुहान हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर कुल्लू से आ रही है। सैंज के स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज जो है वो चल रहा है। भालुओं ने हमला कर दिया दोनों पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, घटना के बाद से दहशत में लोग बने हुए हैं। बताया जा रहा है भालुओं ने अचानक से हमला कर दिया। अपने गांव बनाऊंगी लौट रहे थे युवक
जिस दौरान इन पर जंगली भालुओं ने हमला कर दिया। दोनों व्यक्तियों को बुरी तरह घायल कर दिया है। फिलहाल जानकारी आपको देते, दोनों व्यक्ति पूरी तरह लहूलुहान हो गए और घायल अवस्था में इन दोनों को सैंज के स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज चल रहा है। वहां उन्हें भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, घटना के बाद से दहशत में है लोग। जी हां, लोग दहशत में बने हुए हैं। कुल्लू से बड़ी खबर, अपने गांव बनाऊगी लौट रहे थे ये दोनों युवक, जिस दौरान जंगली भालुओं ने इन पर हमला कर दिया और दोनों व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए हैं। सैंज के स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। दोनों व्यक्ति बुरी तरह लहूलुहान बताए जा रहे हैं और अपने गांव लौटते वक्त ये हमला जो है जंगली भालुओं ने किया है। सैंज के स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल इन्हें भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से दहशत में है लोग। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल्लू से अपने गांव बनाऊगी लौट रहे थे युवक। तो कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर, भालुओं ने 2 व्यक्तियों पर हमला किया। अंकुश डोभाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, फिलहाल दोनों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, फिलहाल दोनों की हालत स्थिर है, लेकिन जब भालू ने अटैक दोनों व्यक्तियों पर किया तो बुरी तरह लहूलुहान हो गए। और कुल्लू जिला की गाड़ा पारली पंचायत नामक एक पंचायत है और वहां पर इन व्यक्तियों पर हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति जो है दोनों ही एक अंतिम संस्कार से वापस लौट रहे थे और अपने गाँव की तरफ जा रहे थे और इस बीच 2 भालुओं ने इन पर बुरी तरीके से हमला कर दिया। और जो हमला किया गया है, सिर, हाथ और पैर पर जख्म इन दोनों व्यक्तियों के आए हैं और सामुदायिक केंद्र में इनका इलाज चल रहा है। और एक बड़ी बात ये भी है कि जब ये दोनों व्यक्ति घायल हुए तो उसके बाद जो तमाम गांव के लोग हैं उन्होंने 10 किलोमीटर पैदल चलकर इन्हें अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक को क्षेत्रीय अस्पताल भी जो है वो रेफर किया गया। अंधेरे में दोनों युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तहत आने वाली गाड़ पर आली पंचायत है अंजलि। इसके बाद से लोग जो तमाम वहां पर स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं दहशत में, क्योंकि जब भी भालू का हमला होता है तो बहुत ही बुरा होता है। और भालू ने जिस तरह से दोनों को लहूलुहान किया है उससे न केवल उन दोनों की हालत जो है वो गंभीर है, हालांकि स्थिर हालत है, लेकिन बुरी तरह वो जख्मी हुए। साथ ही साथ लोगों में दहशत भी बनी हुई है। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस हमले के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अपने गाँव बनाऊगी लौट रहे थे दोनों युवक, अंतिम संस्कार से लौट रहे थे और इस दौरान जंगली भालुओं द्वारा हमला इन पर किया गया। बुरी तरह घायल हो गए दोनों व्यक्ति और सैंज के स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें भर्ती करवाया गया है, जहां पर इनका इलाज जो है वो फिलहाल अभी चल रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कुल्लू से बड़ी खबर, घटना के बाद से दहशत में हैं लोग। जी हां, आसपास के लोग जो हैं वो काफी दहशत में हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को कुल्लू के प्राचीन गांव मलाणा का दौरा कर अक्टूबर में आग लगने की घटना से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सीएम जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक 36 प्रभावित परिवारों को 1.50 लाख रुपए देने की घोषणा की। सीएम ने मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक प्रभावित परिवारों को 40,000 रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। उन्होंने अग्निकांड की इस घटना में पूरी तरह से नष्ट हो चुके घरों के लिए प्रत्येक परिवार को अपने ऐच्छिक निधि से 25,000 और आंशिक रूप से नष्ट हुए घरों के परिवारों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मलाणा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इस संस्थान में शीघ्र ही स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही राजकीय उच्च विद्यालय मलाणा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तर उन्नत करने की भी घोषणा की है। और निधि सहायता प्रदान की जो राहत राशि और बचाव कार्य के लिए आप पिछले दिनों यहाँ पर भीषण अग्निकांड हुआ। 36 मकान जल करके राख हो गए और इसके अलावा 5-6 मकान और भी जो है वो उनको भी आंशिक रूप से नुकसान हुआ। उस दिन मेरी पंचायत के लोगों के साथ यहाँ पर बातचीत हुई, महेश्वर सिंह जी के साथ भी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद मैंने वादा किया था कि मैं आपके गांव जो है कुछ दिनों के बाद ज़रूर पहुंचूंगा। उसके पश्चात क्योंकि उन दिनों कोड ऑफ कंडक्ट लगा था तो इसलिए उन दिनों में आना उचित नहीं था। उस दृष्टि से आज मैं यहाँ पर इस गांव में आया और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मलाणा के गाँव में जो ऐतिहासिक दृष्टि से जाना जाता है, पहचाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए, देव संस्कृति के लिए भी, उस गाँव में
पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऋषि जगदम्बिनी का भी आशीर्वाद लिया, लोगों से भी दर्शन, यहाँ पर लोगों के भी दर्शन हुए, और जितने भी परिवार यहाँ पर प्रभावित हुए हैं अग्निकांड की वजह से, 36 मकान जो जल करके राख हुए, सभी को 36 मकान के जो लोग हैं उनको सरकार की ओर से पहले भी हम मदद कर चुके हैं। कुछ कपड़े दिए हैं, कुछ इसके अतिरिक्त जो बर्तन दिए हैं, और रहने के लिए जो और व्यवस्था मदद कर सकते थे वो भी की है, टेंट्स दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो हमने मकान को नए सिरे से बनाएंगे तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने सभी को 36 लोगों को मुख्यमंत्री आवास के मकान जो है वो स्वीकृत किए हैं। आज हमने उसके जो है वो या विधिवत वो जारी कर दिया, हमने उनको लेटर दे दिया स्वीकृति का, ताकि वो अपना मकान बना सके। इसके अतिरिक्त मैंने अलग से भी बातचीत की, अलग से भी उनको मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से नहीं, अपने डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो है ऐच्छिक निधि में से 25-25 हज़ार की अतिरिक्त मदद करेंगे, जिनका मकान पूरी तरह से जल करके राख हुआ है, और जिनका आंशिक रूप से नुकसान हुआ, कम नुकसान हुआ है, उनको भी 10-10 हज़ार रुपये जो है उन लोगों को भी हम दे देंगे। तो ये हमने तय किया है। इसके अतिरिक्त टिड्डी के लगभग 70 स्लीपर वो बनते हैं, तो हर परिवार को यहाँ हम देंगे सरकार की ओर से। उधर आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर आपत्ति दर्ज की है। राठौर ने कहा कि कंगना के बयान से देश को आजादी दिलाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ है। इसके अलावा राठौर ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की ओर से रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट की चेतावनी को गंभीरता से लेने की बात भी कही। उन्होंने ऐसा बयान देकर पूरे राष्ट्र को अपमानित किया है, और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको उन्होंने अपमानित किया है, उन्हें पद्मश्री भी दिया है। तो मुझे तो ये लगता है कि जिन लोगों ने उनकी सिफारिश की है, शायद हो सकता है इसलिए उनको पद्मश्री दिया गया हो। और अभी तक दुख की बात है कि ना तो राष्ट्रीय स्तर पर बयान आया है, ना प्रदेश स्तर पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो है बयान आया। तो मेरी ये मांग रहेगी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी, और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, और जो यहाँ इनके अध्यक्ष हैं, वो जो है इसके बारे में जो है अपनी प्रतिक्रिया दें। पहले भी कहा गया कि हिमाचल में 15 अगस्त को मनाने नहीं दिया जाएगा, 15 अगस्त मनाया जाए, और इस तरह के जो शरारती तत्व और इस तरह की के पत्र लिखते हैं। लेकिन हमने कहा था, पिछली बार भी कहा था कि जांच होनी चाहिए कि कौन लोग पीछे थे, क्योंकि केंद्र सरकार अगर धमकी दी है तो बहुत गंभीर मामला है, और केंद्र सरकार के पास तो सारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन वो अभी तक पता नहीं लगा कि उसके पीछे कौन लोग थे। और अभी भी जांच होनी चाहिए, हमें वहां तक तो जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो बराबर धमकी देकर जो है प्रदेश में एक असुरक्षा का वातावरण पैदा करें। उधर आपको बता दें कि नूरपुर में वन मंत्री राकेश पठानिया ने दरअसल जनता को लाखों रुपयों की सौगात दी है। लाखों रुपए से बन रही 2 सड़कों का मंत्री ने भूमि पूजन किया। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि दोनों सड़कों के निर्माण से लगभग 5 गांवों के 3500 लोगों को लाभ मिलेगा। वन मंत्री ने सरकार की तरफ से चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। मंत्री ने लोगों से योजनाओं और उनका लाभ उठाने के लिए लोगों से अपील की। राकेश पठानिया ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। बहुत से काम किए हैं, बहुत से काम करने को। और आज जहाँ पे आपके गांव में प्रुड़ी में खड़ा हूँ, ये जितने रास्ते रूस्ते, जितने ये पानी, जितना ये तारों का जितना जाल बचा, जितना कुछ काम किया, ये हमारी बदौलत हुआ, आपके आशीर्वाद के साथ। नहीं तो कभी किसी ने प्रुड़ी की तो देखा भी नहीं। आज मैं आपकी गली के लिए 3 लाख रुपए रिलीज कर रहा हूँ, तुरंत रिलीज कर रहा हूँ। हफ्ते 10 दिन के अंदर ये गली का काम शुरू करा के इसको खत्म करेंगे। अगली बार आऊँ तो बीडीसी साहब इस बात का ध्यान रखना कि पूरी टाइल होनी चाहिए पड़ी इस गली में, फर्स्ट क्लास टाइल पानी, ताकि
इस गली की शान एक अच्छी गली बने, अच्छा इसमें काम हो। उधर ऊना के विद्युत विभाग विश्राम गृह में दरअसल राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने 2,31,000 के चेक 10 लोगों को वितरित किए और सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से ये चेक उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि लोग आर्थिक रूप से कमजोर हों या किसी बीमारी के चलते वो इलाज नहीं करा पा रहे। प्रदेश सरकार ने अब तक 2 करोड़ के चेक लोगों को दिए हैं। 10 लोगों को 2,50,000 के लगभग रुपए के चेक दिए गए। जिन लोगों के घर में कोई बीमार हुआ या कोई डेथ हो गई या कोई अन्य दुर्घटना हो गई, उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से जो चेक दिए जाते हैं, रिलीफ फंड से चेक दिए जाते हैं, रिलीफ मैनुअल से फंड दिए जाते हैं। उस कड़ी में जो पैसे दिए गए हैं ताकि इन लोगों की आर्थिक सहायता हो सके, जो गवर्नमेंट के माध्यम से दिए गए हैं। ऐसे अनेकों बार चेक हम लोगों ने बांटे हैं। उधर आपको बता दें कि सोलन में एक नई पहल शुरू हुई है। अब सोलन डाक विभाग की कर्मचारी केवल डाक ही नहीं बल्कि अब महिलाओं के बनाए गए उत्पाद भी बेचेंगे। ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। बता दें आपको, सोलन उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने पोस्ट ऑफिस में महिला के तौर पर उत्पादों के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और साथ ही उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने बताया कि महिला शक्ति केंद्र में महिलाओं के बनाए गए उत्पादों को केवल प्रदर्शित किया जाएगा, उसे बेचने की जिम्मेदारी जो है वो डाक विभाग को दी गई है। आज हमने यहाँ महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कि हमारा PRNRD विभाग जो है उनके अंडर जो SHG ग्रुप्स आते हैं NRLM के अंडर, उन लोगों का पोस्ट ऑफिस के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन है, जिसमें उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे और उनकी सेल करने में यहाँ से और उनको आगे एक अपनी कला का प्रदर्शन करने में भी यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो मेरी आप सबके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है जनता से कि जब भी वो इधर आए प्लीज़ इनके प्रोडक्ट्स भी देखें और अपने इनका सामान खरीद के इनका मनोबल बढ़ाएं। उधर पांवटा साहिब से लगातार सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दरअसल मास्टर प्लान बनाया गया है और पांवटा साहिब में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ कम करने के लिए DSP वीर बहादुर खुद सामने आए हैं। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता अभियान चलाया गया है। पांवटा साहिब के DSP वीर बहादुर ने दरअसल बताया कि ज्यादातर एक्सीडेंट की वारदातें जो है वो NH के से सामने आ रही हैं और साथ ही साथ DSP ने चालकों से NH पर गाड़ी चलाते समय वाहनों की रफ्तार कम करने की अपील की। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।